नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर नूरपुर। वर्तमान में एज एसडीएम जथैरी वर्क कर रहा हूँ। आज हम लंबे समय पश्चात आप लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही एक नई वीडियो लेक्चर की सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम मुख्य परीक्षा से संबंधित एक सबसे पहला हमारा जो वीडियो रहेगा वो पूरे सिलेबस पे डिपेंड करेगा कि पूरा सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। देन हम हर वीडियो एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जो सब्जेक्ट और पार्ट वाइज डिपेंड करेगा कि किस पार्ट्स में क्या क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक में कितना डेप्थ में जाना है और उससे किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार के इस लेक्चर की हमारी पहली सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम मेंस से संबंधित चीजों को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य परीक्षा के मेंस के सिलेबस के लिए। सबसे शुरुआत में हम बात करें तो जो मुख्य परीक्षा है वो उसमें 6 पेपर है। इन 6 पेपर में कुल 1400 अंक हैं। अब यदि एक परीक्षार्थी को मिनिमम यदि अच्छी पोस्ट लेना है तो मुख्य परीक्षा में 800 प्लस मार्क्स आना जरूरी है। उसके लिए आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। अब सिलेबस को समझने के लिए हम हर सब्जेक्ट के डेप्थ में जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जिन परीक्षार्थियों ने अभी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, जिनके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको मैं अभी से बधाई देता हूं कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डाउट में होंगे, परंतु वो लोग भी मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी होंगे जो डिमोटिवेट होंगे कि उनके अंक अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमारा दूसरा अटेम्प्ट है, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें। आप लोग ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो सभी विद्यार्थी हमारे सिलेबस, मुख्य परीक्षा के सिलेबस के आधार पर यदि आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा हमारे 100% निकलेगी। तो जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने के लगभग 2 से 3 महीने के पश्चात, 90 दिन पश्चात लगभग होती है। सपोज हमारा 19 जून को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेट हम इंतजार करें, यदि नियमानुसार देखा जाए तो अगस्त तक आ जाना चाहिए। और यदि अगस्त में रिजल्ट आता है तो अक्टूबर नवंबर में हमारी मुख्य परीक्षा होनी चाहिए। यदि अक्टूबर नवंबर में आपकी मुख्य परीक्षा होना है तो आज से आपके 3 से 4 महीने का समय है। इस समय में आपको ऐसी तैयारी करना है कि आप टू द पॉइंट भी हम स्टडी कर सकें, हमारे सिलेबस से भटके ना। हमको सिर्फ अपने फोकस्ड होकर स्टडी करना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है। आप अपने सिलेबस को रखिए सामने, उस सिलेबस के आधार पर स्टडी कीजिए। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करने वाले। मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर यदि मैं बोलूं तो हम यदि हमारे सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं तो सिलेबस से बाहर जनरली कुछ भी नहीं जाता है। सारी चीजें सिलेबस के अंदर ही होती हैं। वर्तमान का जो सिलेबस है उसमें हमारे अंकों का डिवीजन कर दिया गया है कि हर यूनिट से, पहले ऐसा फिक्स नहीं था कि प्रत्येक यूनिट से हमको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। अब यूनिट बाय यूनिट डिवाइड कर दिया गया है कि 3 मार्क्स के हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और 11 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हर यूनिट से यदि 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हमारी 5 यूनिट हैं। यदि एक पार्ट में तो लगभग 150 मार्क्स होते हैं। एक यूनिट से 30 क्वेश्चन अर्थात 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, तो टोटल 9 मार्क्स। यदि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स और 11 मार्क्स है एक सिंगल क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारे 30 मार्क्स होते हैं। तो हर यूनिट हमारी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिट को, किसी भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं। किसी यूनिट को आप ये नहीं सोच सकते कि कमजोर है या ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी यूनिट में आपको 100% फोकस करनी है किसी भी सब्जेक्ट की। चाहे हम पहले पेपर की बात करें, दूसरे पेपर की बात करें या अन्य पेपर की बात करें।
तो जो पहला पेपर है हमारा, वो पहला पेपर है हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। पहला पार्ट है हिस्ट्री का, दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी का। तो हिस्ट्री के पहले पार्ट की बात करें तो उसमें 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। सेम एज इट इज यदि हम बात करें सेकंड पार्ट की तो उसमें 150 मार्क्स हैं एंड 5 यूनिट्स हैं। ये हमारा यहाँ पहला पेपर कंप्लीट होता है। इसके लिए आपको दो आंसर शीट मिलेंगी। आंसर शीट में क्वेश्चन भी लिखे रहेंगे और उसमें ब्लैंक स्पेस रहेगा जहां आपको आंसर राइट करना पड़ेगा। देन जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा पॉलिटी का, देन सेकंड पार्ट हमारा इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का। इस समय यदि हम पहले पार्ट में भी 150 मार्क्स हैं और दूसरे पार्ट में 150 मार्क्स हैं। हमारी पॉलिटी में जो 150 मार्क्स हैं वो भी 5 यूनिट्स में डिवाइड हैं। यदि 5 यूनिट्स की बात करें हम तो जैसे पहली यूनिट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आ जाती है, दूसरी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर हमारे जो एक संवैधानिक संस्थाएं होती हैं और दूसरा संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उनसे संबंधित है सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में हमारे आरटीआई से रिलेटेड चीजें हैं, एसएचजी है या फिर हमारे सीबीओस हैं। इसी प्रकार हमारा इसकी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है। देन हमारा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, उस पार्ट की जब बात करते हैं तो जो हमारा सेकंड पार्ट है सेकंड पेपर का, वो है हमारा सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का। इसमें भी डिवाइड कर दिया गया है। एक हिस्सा है हमारा भारत की इकोनॉमिक्स और दूसरा हिस्सा है हमारा एमपी के इकोनॉमिक्स। जब इनमें हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें, तो जो जनरली हम भी इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में, वही टर्म्स या फिर टर्मिनोलॉजी है हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है इकोनॉमिक्स के, तो आपका जो सेकंड यूनिट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। सिर्फ उसके फैक्चुअल चीजें मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में आपको तैयार करना है। यदि इसके सेकंड पार्ट की बात, इसी की थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फिर एचआरडी वगैरह है, मानव संसाधन विकास है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह है। तो इसमें हमारी जनरली कि किस तरीके से हम ह्यूमंस को डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर वगैरह इसमें चीजें आएंगी। फिर जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है वो हमारी सोशल इश्यू से रिलेटेड है एंड नेक्स्ट हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से संबंधित है। यदि हम बात करें हमारे थर्ड पेपर की, तो थर्ड पेपर में पार्ट डिवाइड नहीं है। थर्ड पेपर ओवरऑल 300 मार्क्स का है। टाइम हमारा जो है 3 घंटे का है। इस 3 घंटे की जब हम बात करते हैं तो 3 घंटे में ओवरऑल पेपर मिलेगा। इसमें आप कोई सी भी यूनिट कहीं से भी लिख सकते हैं। इसके लिए पहला जो यूनिट है, जैसे हम जनरली हम इसको डिस्क्राइब करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये सारी यूनिट्स हमारे थर्ड पेपर में है और सभी यूनिट से आपको 30-30 मार्क्स के आना है। तो आप किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं। उस यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना कंपलसरी है। एक्चुअली में क्या है कि हर विद्यार्थी जो सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा है वो लगभग जनरल सर्विस के अंतर्गत आते हैं, तो उनको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। आप फिजिक्स का भी आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी को फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए एंड केमिस्ट्री का भी। इसलिए हर सब्जेक्ट को या हर सब्जेक्ट के जो बेसिक हमारे टॉपिक्स हैं उनको हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। जब सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो उनकी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए इस बार जो सिलेबस को उन्होंने इस प्रकार डिजाइन किया कि हर यूनिट बाय यूनिट को उन्होंने मार्क्स डिवाइड कर दिए हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पेपर के बाद आता है फोर्थ पेपर की। जब थर्ड पेपर तक बात करते हैं तो पहला पेपर 300 नंबर का है, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का है, थर्ड पेपर भी 300 मार्क्स का है। तीनों पेपर में टाइम ड्यूरेशन 3-3 घंटे, 3 आवर्स ना सभी को। बट जब हम फोर्थ पेपर में आते हैं, फोर्थ पेपर थोड़ा डिफरेंट है।
एक्चुअली में पहले से तीसरे पेपर तक हम जो प्रीलिम्स की चीजें पढ़ते हैं वो हमारे मेंस में भी जो की हैं। यदि हम प्रीलिम्स में इन्हीं को डेप्थ में पढ़ लेंगे तो वो मेंस के काम आती है। यदि मेंस के 3 पेपर आपके कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और आपको प्रीलिम्स इजी लगने लगता है। हम जब 4th पेपर में आएंगे तो 4th पेपर हमारा इथिक्स का है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों टॉपिक्स पे हमारे पूरा सिलेबस है 4th पेपर का। इसमें हमारे थिंकर्स भी हैं, जो फिलोसोफर्स हैं या फिर सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उसको इसमें रखा गया है। हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है या फिर हमारी जो मनोवृत्ति है, संवेदी बुद्धि है ना, सिंपैथी है, इम्पैथी है ना, एटीट्यूड है ना, ऐसे बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है जो नए सुनेंगे आप, जो प्रीलिम्स में हमको कहीं नहीं पढ़ना पड़ता है, वो मेंस में पढ़ना पड़ेगा। किस प्रकार कौन सी क्वालिटी होना चाहिए लोक प्रशासन में, लीडरशिप में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी जो मेंटल एबिलिटी चेंज होती है, क्या थिंकिंग्स रहती हैं, तो सबको इस 4th पेपर में इंक्लूड किया गया है। फिर आता है इसमें एक और टॉपिक इंक्लूड है, वो है भ्रष्टाचार का, करप्शन का। जब 4th पेपर में करप्शन की बात करते हैं तो इसमें इसलिए कि इससे हमारी जो एक तरीके से केस स्टडी आती है वो इन पर बेस होती है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो लोग हमारा जो पब्लिक सर्विस है, जो भी हमारा एम्प्लॉय हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे फील्ड में, उनके क्या वैल्यूज हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित क्या थिंक करते हैं, किस प्रकार से चीजें करते हैं, वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। कि भ्रष्टाचार से संबंधित हमने कम करने के लिए क्या क्या हमने हमारे इक्विपमेंट हैं, कौन कौन सी संस्थाएं बनाए हैं, कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशन हैं, वो हमारे इस 4th पेपर में आता है। फाइनली इसकी जो 5th यूनिट है वो है केस स्टडीज पे। केस स्टडीज की मतलब कि आपको कोई एक केस दिया रहेगा, उस केस से रिलेटेड आपके आंसर देने होंगे कि यदि आप किसी जगह कोई काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है ना, या कोई भी एक अधिकारी है ना जो लोक सेवक है वो वर्क कर रहा है, तो उस समय कोई सिचुएशन आती है, उस समय वो उसकी क्या रिएक्शन रहेंगे, क्या हमारा सॉल्व करने के तरीका होगा, तो ये केस स्टडी पे आता है। आपको एक केस दिया रहेगा, उसमें आपको सॉल्व करना है। अब ये केस स्टडी पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, ये पर्टिकुलर 4th पेपर से संबंधित नहीं है कि आप जितनी भी चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं उन सभी का कंक्लूजन इस केस स्टडी में आता है। जब 4th पेपर की बात करते हैं तो हमारा 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का है, छोटा पेपर है, परंतु यहाँ से मार्क्स अच्छे गेन किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं हमारे 5th पेपर की, तो जब 5th पेपर बात करते हैं तो ये होता है हिंदी का। परंतु इसके पहले 4 पेपरों में एक चीज और क्लियर है कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो पहले से 4th पेपर तक इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हिंदी में दे सकते हैं। परंतु जब हम 5th पेपर में आते हैं, 5th पेपर हमारा हिंदी का है, तो इसमें कोई भी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी को हिंदी का पेपर हिंदी में ही देना है, तो जनरल सी चीज है। हिंदी का पेपर हमारा 3 घंटे का है और इसके मार्क्स हैं 200। तो हिंदी जनरल हिंदी है, हमने जो 10th तक हिंदी पढ़ते हैं वही हिंदी हमारे सिलेबस में रखी गई है, थोड़ा एडवांस है हल्की सी, जिसके लिए एक्चुअली में जब हम फील्ड में उतरते हैं, एक हम किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं, तो जो जो चीजें हमको वहाँ यूज होती हैं, चाहे हम वहाँ परिपत्र लिख रहे हों, किसी को पत्र लिख रहे हों, डीओ लेटर लिख रहे हों, संक्षेपण लिखना हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं, प्रशासनिक शब्दावली जिनको बोलते हैं, उनका यूज होता है, तो वही सारी की सारी चीजें हम इस हिंदी के पेपर में रखें। तो हिंदी का पेपर भी अति महत्वपूर्ण है हमारे मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य में काम करने के लिए। इसमें अच्छी कमांड होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। फिर लास्ट जो पेपर है हमारा वो है हमारे निबंध लेखन का, ऐसे राइटिंग का। निबंध लेखन का पेपर हमारे 2 घंटे का है और उसमें टाइम ड्यूरेशन है हमारी कितना, 2 घंटे।
2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में हमारे 100 अंकों का ये पेपर है। जब 100 अंकों की बात करते हैं, इसमें भी डिवाइड कर दिया गया है। एक निबंध आएगा 50 नंबर का, दूसरा निबंध आएगा 25 नंबर का, और एक एप्लीकेशन है या परिपत्र है जिन्हें 2 एप्लीकेशन है, 2 परिपत्र लिखना रहता है। कोई से भी जो टॉपिक आते हैं उनको हमको एज लिखना रहता है, वो 25 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार हमारा ये ओवरऑल 1400 मार्क्स होते हैं, 1400 मार्क्स होते हैं। इन 1400 मार्क्स की जब बात करते हैं तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने मार्क्स अच्छे से गेन कर पाते हैं। यदि देखा जाए तो यदि आप 800 से 850 के बीच यदि आपके मार्क्स रहते हैं मेंस में, तो जनरली आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। सपोज आपके 850 मार्क्स हैं, 850 मार्क्स हैं हमारे मेंस में, एंड 100 मार्क्स या फिर 120 130 मार्क्स है, तो आराम से आपको डिप्टी कलेक्टर की रैंक मिल सकती है। इसलिए हम सिलेबस को पहले समझें कि हमको पढ़ना क्या है। इस सिलेबस में पढ़ने में एक चीज और है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं, कहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कहां से 11 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनमें हम ये चीज तो समझ गए, पर इस टॉपिक्स को हम कहां से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। फिर आता है हमारा कि जब हम ये चीजें पढ़ लेते हैं तो उसको आंसर में कैसे लिखें, आंसर राइटिंग का तरीका क्या हो, उस तरीके को हम कैसे एनहांस करें कि हमारे मार्क्स अच्छे गए। सामने कॉपी चेक करने वाला हमारे आंसर को देख के इतना इन्फ्लुएंस हो कि हमको अधिकतम मार्क्स दे सके, मैक्सिमम। तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने टाइम अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने टाइम अटेम्प्ट होना चाहिए और 11 मार्क्स के क्वेश्चन कितने टाइम अटेम्प्ट होना चाहिए। ये तो जनरल मैंने आपको मेंस का सिलेबस बताया है। जब हम इस सिलेबस के आधार पर जाएंगे तो एक एक सब्जेक्ट पर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि इस सब्जेक्ट में कैसे क्या अध्ययन करना है, कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा, इसका क्या सार है जिससे कि आपको अधिकतम मार्क्स प्राप्त हो सके। आज के वीडियो के लिए हम इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट पेपर को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।